कलचुरी वंश का परिचय। तो सबसे पहले बात करते हैं चेदी के कलचुरी वंश के परिचय की। चेदी के कलचुरी वंश की स्थापना 9वीं शताब्दी में कोक्कल प्रथम के द्वारा बुंदेलखंड के दक्षिणी भाग में की गई थी, जिसकी राजधानी आधुनिक मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में स्थित त्रिपुरी नामक स्थान पर थी और इस वंश का राजकीय चिन्ह नंदी यानी बैल था। चेदी के कलचुरी वंश की जानकारी बड़ौदा अभिलेख और उदयपुर अभिलेख के अलावा किसी अन्य ग्रंथ में कम मिलती है। तो थोड़ा यहाँ पर कर लेते हैं चर्चा। देखिए, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि कोक्कल प्रथम के द्वारा चेदी के कलचुरी वंश की स्थापना की गई थी बुंदेलखंड के दक्षिणी भाग में। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और इसकी राजधानी कहाँ थी? इसकी राजधानी थी त्रिपुरी में। त्रिपुरी कहाँ है? त्रिपुरी आधुनिक मध्य प्रदेश के जबलपुर के पास है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और इनका जो राजकीय चिन्ह था वो क्या था? वो था नंदी यानी कि बैल था। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इस वंश की जो जानकारी है वैसे तो बहुत कम मिलती है, लेकिन दो अभिलेख हैं जिनमें इस वंश की जानकारी मिलती है। पहला अभिलेख है बड़ौदा अभिलेख और दूसरा है उदयपुर अभिलेख। इन्हीं दोनों अभिलेखों में चेदी के कलचुरी वंश की चर्चा की गई है। तो ये आपको यहाँ पे जितना मैंने ये हाईलाइट किया हुआ है ये आपको याद रखना है। कोक्कल प्रथम, इनके बारे में पढ़ते हैं। कोक्कल प्रथम को चेदी के कलचुरी वंश का संस्थापक माना जाता है। आपको ये याद रखना है, यहाँ पर चेदी के कलचुरी वंश का संस्थापक किसको माना जाता है? कोक्कल प्रथम को माना जाता है। कोक्कल प्रथम का शासनकाल संभवतः 875 से 925 ईस्वी के मध्य में था। कुछ इतिहासकार इनका शासनकाल 845 से 878 ईस्वी के मध्य में लिखते हैं, परंतु कौन सही है इसकी पुष्टि मैं नहीं कर सकता, क्योंकि आपस में ही इतिहासकार एक मत नहीं है। मैं अपने हर वीडियो में आपसे बोलता हूं कि राजाओं के शासनकाल संभवतः है, निश्चित शासनकाल नहीं है। तो आपको ये यहाँ पे याद रखना है। कोक्कल प्रथम की राजधानी त्रिपुरी में थी और त्रिपुरी कहाँ है? जबलपुर के पास में है। कोक्कल प्रथम का विवाह चंदेल वंशी की राजकुमारी नट्टा के साथ हुआ था। ये आपको यहाँ पे याद रखना है कि कोक्कल प्रथम का विवाह किसके साथ हुआ था? चंदेल वंश की राजकुमारी जिनका नाम था नट्टा, तो उन्हीं के साथ में हुआ था। कोक्कल प्रथम के बाद कई राजा हुए, परंतु उनका इतिहास उपलब्ध नहीं है, तो इसीलिए उनके बारे में बताना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पे आपको कोक्कल प्रथम के बारे में जितना ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है बस आपको इतना ही याद रखना है। गंगेदेव, इनके बारे में पढ़ते हैं। गंगेदेव का शासनकाल संभवतः 1019 से 1041 ईस्वी के मध्य में था। गंगदेव ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो ये आपको याद रखना है कि कुछ इतिहासकार इनका पूरा नाम लिखते हैं गंगदेव विक्रमादित्य। गंगदेव ने बनारस और भागलपुर के राजाओं को पराजित करके उनके साम्राज्य को अपने अधीन कर लिया था। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि गंगदेव ने बनारस और भागलपुर के राजाओं को पराजित करके उनके साम्राज्य को अपने अधीन कर लिया था। तो गंगदेव के शासनकाल से केवल आपको दो बातें याद रखनी है। एक तो उनकी उपाधि विक्रमादित्य को याद रखना है और दूसरा उनका शासनकाल आपको याद रखना है। लक्ष्मीकर्ण, इनके बारे में पढ़ते हैं। लक्ष्मीकर्ण गंगदेव के पुत्र तथा उत्तराधिकारी थे। लक्ष्मीकर्ण का शासनकाल 1041 से 1072 ईस्वी के मध्य में था। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। 1041 से 1072 ईस्वी के मध्य में इनका शासनकाल था लक्ष्मीकर्ण का। लक्ष्मीकर्ण का वास्तविक नाम कर्ण था। कुछ इतिहासकार इनका नाम कर्ण लिखते हैं तो कुछ इतिहासकार इनका नाम लक्ष्मीकर्ण लिखते हैं। लक्ष्मीकर्ण ने चालुक्य राजा भीम प्रथम के साथ मिलकर मालवा को विजित किया था और संपूर्ण मालवा को अपने अधीन कर लिया था। लक्ष्मीकर्ण और बंगाल के पाल वंशी राजा नेपाल के मध्य भीषण युद्ध हुआ था, परंतु विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बौद्ध दार्शनिक दीपांकर श्रीज्ञान के द्वारा दोनों राजाओं के मध्य में एक संधि करवाई गई थी, जिसकी शर्त के अनुसार लक्ष्मीकर्ण ने अपनी पुत्री यौवन श्री का विवाह
नेपाल के पुत्र विग्रहपाल द्वितीय के साथ किया था। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। हालांकि इसकी चर्चा मैंने अपने पाल वंश के वीडियो में भी की थी। जब मैं आपको पाल वंश के बारे में पढ़ा रहा था तब मैंने इसकी चर्चा वहां पे की थी। लक्ष्मीकर्ण ने क्या किया था कि बंगाल पे आक्रमण किया और उस समय बंगाल के जो राजा थे जिनका नाम था नेपाल, दोनों राजाओं के मध्य भीषण युद्ध हुआ, लेकिन इसका परिणाम कुछ नहीं हुआ क्योंकि विक्रमशिला विश्वविद्यालय के जो दार्शनिक थे जिनका नाम था दीपांकर श्रीज्ञान, उन्होंने दोनों राजाओं के मध्य में एक संधि करवा दी थी, यानी कि समझौता करवा दिया था। और उस संधि की शर्त के अनुसार लक्ष्मीकर्ण ने अपनी पुत्री यौवनश्री का विवाह नेपाल के पुत्र विग्रहपाल द्वितीय के साथ कर दिया था, इसीलिए ये रिश्तेदार हो गए थे। तो ये आपको यहाँ पर समझना है। तो जितना ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है बस आपको इतना ही याद रखना है। लक्ष्मीकर्ण के बाद यशकर्ण राजा हुए जिनका शासनकाल 1073 से 1123 ईस्वी के मध्य में था। इसके बाद राजा हुए गयाकर्ण जिनका शासनकाल 1123 से 1151 ईस्वी के मध्य में था। फिर राजा हुए नरसिंह जिनका शासनकाल 1151 से 1161 ईस्वी के मध्य में था। ये राजा तो हुए लेकिन इनमें से कोई भी राजा शक्तिशाली नहीं हुआ और कुछ इतिहासकारों के अनुसार देवगिरी के यादव राजाओं ने कलचुरी वंश के अंतिम राजा को पराजित करके संपूर्ण राज्य को अपने अधीन कर लिया था। तो चलिए यहां पर कर लेते हैं थोड़ी सी चर्चा। मैं आपको बता दूं कि लक्ष्मीकर्ण के बाद यशकर्ण, गयाकर्ण और नरसिंह के बाद भी कई राजा हुए, लेकिन इनका जो क्रम मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है यशकर्ण, गयाकर्ण, हालांकि ये क्रम इतिहासकार अलग अलग लिखते हैं। कुछ इतिहासकार गयाकर्ण को पहले लिख देते हैं और यशकर्ण को बाद में लिख देते हैं, और इसीलिए मैं आपको पहले ही बता रहा हूं। हो सकता है आप किसी और किताब में इनको पढ़ें और यहाँ पे आपको क्रम कोई दूसरा मिले, तो इसीलिए मैं आपको पहले ही बता रहा हूं। लेकिन इनमें से कोई भी राजा शक्तिशाली नहीं हुआ और इनका पतन हो गया था। कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि देवगिरी के यादवों ने क्या किया था कि कलचुरी वंश के जो अंतिम राजा थे उनको पराजित करके संपूर्ण राज्य को अपने अधीन कर लिया था। कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं। अगर आपको वीडियो समझ में ना आया हो तो आप इसे दोबारा तिबारा जितनी बार चाहें उतनी बार देख सकते हैं।